17 अगस्त को एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट देना चाहिए और ये भी कहा कि आप जांच में जल्दी लाइए, जल्दी कीजिए, तेज़ी कीजिए। ये एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इसकी खबर छपी हुई है 17 अगस्त को। और एक खबर और छपी हुई है इसी दिन कि चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट, सबसे ज़्यादा लगे थे आरोप। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है एसआईटी की, स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है कि भाई कहां तक आपकी जांच पहुंची, उसका स्टेटस बताइए, ऐसे समय में अखबारों में खबरें प्रकाशित कराई जा रही हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई। यानी कि चढ़ावे चोरी और चंदा चोरी के मुख्य आरोपियों को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई। अब यह मामला क्या है? यह मामला है, एक एसआईटी बनी थी पूर्व में जिसमें विजय पंत जी, विजय विश्व पंत शायद नाम उनका, विश्वास पंत, विजय विश्वास पंत जी अध्यक्ष थे उस एसआईटी के। और उस एसआईटी की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, वो रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है और इसमें पन्ना नंबर 6 गायब हो गया था। पत्रकारों के पास सब था लेकिन पेज नंबर 6 गायब था। आज वो मैं पेज नंबर 6 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। वो पेज नंबर 6 भी मिल गया है और ये रिपोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 6 जुलाई की मीटिंग के पहले लीक कर दी गई थी, क्योंकि 6 जुलाई की मीटिंग का जो एजेंडा था, गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष जी ने बुलाया था, उसमें एजेंडा था चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पे चर्चा और दूसरा एजेंडा था एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है कि किसके किसके ऊपर आरोप लगा है, नहीं लगा है। तो आनंद फानन में यह रिपोर्ट पेज नंबर 6 गायब करके जारी कर दी गई कि देखिए देखिए साहब, इसमें तो कोई दोषी है ही नहीं है, न चंपत राय जी दोषी है, न अनिल मिश्रा जी दोषी है। क्योंकि उनको भरोसा था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो मीटिंग करने जा रहा है, हो सकता है हमारे इस्तीफे को अस्वीकार कर दे और चंपत राय और अनिल मिश्रा दोबारा आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके एक सीनियर सदस्य ने विरोध किया, जो वकील हैं, ऑनलाइन शायद जुड़े थे, और इनका इस्तीफा वापस नहीं हो पाया। अब पेज नंबर 6 क्या कहता है? एक तो पेज नंबर 4 है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। ये इस रिपोर्ट में अंकित है। इसमें उन आरोपियों के भी नाम अंकित हैं जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए: अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। ये 6 लोग जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे, उनका भी नाम अंकित है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि करीब करीब 81 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इसकी डिटेल आपको पेज नंबर 5 पे मिल जाएगी। और पेज नंबर 6 जो गायब पेज है, वो ये पेज नंबर है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के पदाधिकारियों में से एक थे
तथा वित्तीय मामलों एवं नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रक्रिया का अनुश्रवण कर रहे थे। बैंक के साथ तय एसओपी सहमति बिंदु तैयार करने में श्री मिश्रा ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि एसओपी ढांचा तथा बैंक के साथ समन्वय धनराशि एवं गणना व्यवस्था के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। तलाशी न किए जाने का विषय भी उन्हें आंतरिक माध्यमों से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद तलाशी व्यवस्था लागू कराने हेतु कोई प्रभावी लिखित निर्देश जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार बायोमेट्रिक उपस्थिति, निर्धारित वेशभूषा, निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध, हुंडीवार गणना, मूल्य वर्गवार अभिलेखीकरण एवं दैनिक प्रतिवेदन व्यवस्था को लागू कराने हेतु कोई भी प्रभावी सुधारात्मक आदेश जारी नहीं किए गए। श्री मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के भी उत्तरदायी हैं। श्री मिश्रा चढ़ावे की चोरी हो जाए इसके लिए कोई कदम ना उठाया जाए, जो नियम बनाए गए उसका पालन ना किया जाए, उस पूरी व्यवस्था को शिथिल किया जाए, इसके लिए सीधे तौर पे दोषी हैं। ये पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है। एसआईटी की पहली जो रिपोर्ट थी, या तो वो सामने आके इसको मना करे कि ये झूठी रिपोर्ट है, झूठा पन्ना है, क्योंकि ये पन्ना बदलवाया गया। मैं आपको बता रहा हूं, आगे रिपोर्ट चेंज कराई गई। ये पेज नंबर 6 परिवर्तित कराया गया। आगे और मैं पढ़ रहा हूं। बैंक एवं ट्रस्ट द्वारा गणना प्रक्रिया के संबंध में जो एसओपी बनी थी, ट्रस्ट की तरफ से इसके सूत्रधार डॉक्टर अनिल मिश्रा थे। ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते उनका उत्तरदायित्व तो था कि जो एसओपी उनके स्तर से जारी की गई थी उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने में सतत अनुश्रवण करते एवं इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाते। डॉक्टर अनिल मिश्रा इन दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे चोरी गबन की घटना होने की परिस्थिति उत्पन्न हुई। यह भी पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति साफ साफ दोषी है पहली रिपोर्ट में ही, उसको क्लीन चिट कैसे मिल सकती है? सारे चढ़ावे चोरी का जो सूत्रधार है डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय, उनको क्लीन चिट कैसे मिल सकती है? और आगे आइए, 7वां पेज। इसमें और बातें लिखी हुई, मैं लास्ट खाली एक लाइन पढ़ रहा हूं। ट्रस्ट कार्मिकों पदाधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया और गणना कार्मिकों का निर्धारित वेशभूषा में न आना चोरी गमन में सहायक सिद्ध हुआ। इस गंभीर चूक के लिए गणना प्रबंधन प्रक्रिया में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व निभाने वाले सभी ट्रस्ट कर्मी पदाधिकारी उत्तरदायी हैं। ये चढ़ावे चोरी से संबंधित जो रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है सभी ट्रस्ट कर्मी और सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। तो उस पदाधिकारी में चंपत राय नहीं आते क्या? उस पदाधिकारी में अनिल मिश्रा नहीं आते क्या? जब इस रिपोर्ट ने सबको दोषी मान लिया तो ये दोनों लोग कैसे दोषी नहीं हैं और कैसे इनको क्लीन चिट मिल सकती है? इसके साथ साथ 4 तरह की चोरी हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं। चंदे में चोरी, चढ़ावे में चोरी, आभूषणों में चोरी, निर्माण कार्य में चोरी। 4 तरह की चोरी हुई है और इन चारों चोरियों के लिए जमीन घोटाला, जमीन खरीद में चोरी, इन 5 चोरियों के लिए जो व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार है वो है चंपत राय। 2 करोड़ की जमीन जो 18.5 करोड़ रुपए में 5 मिनट के बाद खरीदी गई ट्रस्ट के द्वारा, उसमें हस्ताक्षर हैं चंपत राय के और गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा के और ऋषिकेश उपाध्याय जो उस समय के भाजपा के मेयर थे। इसके साथ साथ
जो चोरी का काम चढ़ावे में हुआ, उसमें भी जो लोग रखे गए और चोरी की बात जब सामने आई तो चंपत राय से, अनिल मिश्रा से सबकी शिकायत की गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आभूषणों में चोरी का जब विषय आया तो लोगों ने सामने आके बताया उनको रसीदें नहीं दी गई, उनके आभूषण, उनके भगवान श्री राम के दिए गए नाम पे दिए गए गहने, दान, सोना आदि, चांदी आदि, वो उसका गबन किया गया। बाद में उस पर लीपापोती की गई कि यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, जब चोरी खुल गई इसके बाद। इसके साथ साथ दीनानाथ वर्मा नाम के इंजीनियर ने बताया कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे निर्माण कार्य में। 40% कमीशन। सोचिए, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार भी 40% कमीशन लेने के नाम पे चली गई थी 2018 में, 2023 में। अब आप देखिए, उसको भी कहाँ इन्होंने किनारे कर दिया पता नहीं। महिपाल सिंह ने शिकायत की थी चढ़ावे चोरी की, चंपत राय जी से शिकायत की थी, उनको कहाँ किनारे कर दिया गया पता नहीं। तो जो मुख्य किरदार हैं, अगर उन्हीं को बचाया जाएगा तो फिर कौन सी जांच हो रही है, कौन सा दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे जो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी हुई है, उसमें कौन सा न्याय योगी जी और मोदी जी करने जा रहे हैं, अगर ये हालत जांच की है तो अभी किरण एस जी, और ये भी सूचना मुझे मिली है, मुझे कोई इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सूचना मिली है किसी से कि विजय विश्वास पंत जी जो अध्यक्ष थे पहली एसआईटी की, जब वो इससे हटे तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये था। हालांकि मैं जानता हूं, मैं कहूंगा तो सरकार का दबाव उनके ऊपर पड़ेगा और वो इस बात को मना कर देंगे, लेकिन उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया कि पेज नंबर 6 आप बदलिए और अनिल मिश्रा को आरोपित कीजिए। अनिल मिश्रा को जो आरोपित आपने किया उसको हटाइए, जो चढ़ावे चोरी के संबंध में ये सारी बातें आपने लिखी है हटाइए। तो शायद उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके कारण से उनको हटना पड़ा। इस प्रकार की जानकारी मुझे है, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई आधिकारिक बयान देने वाला व्यक्ति नहीं, क्योंकि ये उन लोगों के बीच की बात है जो सरकार में बैठे हैं और जो एसआईटी के अध्यक्ष थे। मैंने किरण एस जी जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनको ये मेल किया है कि 13 दस्तावेज मैंने एसआईटी को दिया था। 13 दस्तावेज, 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदने वाला, 9 करोड़ की ज़मीन 55 करोड़ में खरीदने वाला, 1 करोड़ 73 लाख की ज़मीन 24 करोड़ रुपए में खरीदने वाला, वो तमाम दस्तावेज और उसके साथ और तमाम दस्तावेज, 13 दस्तावेज मैंने दिया था। 13 दस्तावेज मेरे पास और हैं। अगर पुरानी एसआईटी से आपको वो 13 दस्तावेज ना मिले हों तो मैं पूरे के पूरे 26 के 26 ज़मीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज आपको मिलकर सौंपना चाहता हूं। मुझे शीघ्र ही कोई समय दिया जाए, मैं लखनऊ में ही हूं। इसके लिए मैंने ईमेल किरण एस जी को भेज दिया है। अब जैसे ही समय मिलेगा मैं ये तमाम ज़मीन के दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि ये जो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी का मामला है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। वर्ष 2021 में मैंने ही इस प्रकरण को खोला था सबसे पहले, और अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं जो मैंने उस समय बताया था और सच्चाई दिखाई थी। अगर मेरी बात उस वक्त मान ली गई होती तो शायद इतने बड़े पैमाने पे चोरी की घटनाएं और चंदे के गबन की घटनाएं नहीं होती। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ? सर, क्या ये चढ़ावा चोरी का पैसा आरएसएस और बीजेपी के कोष में भी गया या उनके लोगों में को भी मिला है, इसलिए वो बचा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में आपको आलीशान दफ्तर आरएसएस के लोगों के मिल जाएंगे, बीजेपी के लोगों के मिल जाएंगे, तो सीधे तौर पे ये पैसा, देखिए आप याद कीजिए
जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उस समय एक मंदिर प्रकोष्ठ बना था। वो मंदिर प्रकोष्ठ क्या करता था? चंदे की वसूली करता था। किसके नाम पे? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे। कोई 1000 देता था, कोई लाख देता था, कोई करोड़ देता था, कोई 10 करोड़ देता था, कोई गहना देता था, कोई सोना देता था, कोई चांदी देता था। यानी दिल खोल के लोगों ने पैसा दिया। और उत्तर प्रदेश में तो हालत ये थी, आपको शायद ज़्यादा मालूम होगा मुझसे, विभागों के पैसे बांट दिए गए थे कि सप्लाई डिपार्टमेंट इतना देगा, बिजली विभाग इतना देगा, शिक्षा विभाग इतना देगा। खुलेआम रसीदें काटी गई। तो वो सब पैसा गया कहाँ? वो चंदे का हिसाब कहाँ है? कितना पैसा खर्च हुआ? भाई, जो अनुमान था प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में खर्च होने का, वो धनराशि तो 3 गुना बढ़ गई। 3 गुना। तो क्या एस्टीमेट जब बनाया गया उस वक्त गड़बड़ी की गई या फिर एस्टीमेट बढ़ा के हेराफेरी की गई? कैसे पता चलेगा? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सीधे तौर पे प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की जो 40 इमारतें थी उसमें 38 इमारतों को अवैध बताकर जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने नोटिस सर्व किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है उन्होंने कोर्ट का शरण लिया है और कमिश्नर वहाँ 25 अगस्त को वहाँ पर डेट लगी। देखिए, आप पूरे प्रदेश में स्कूलों की हालत देख रहे हैं इस समय। छोटे छोटे बच्चे जेन जी के बाद जेन अल्फा अब सड़कों पर उतर आए हैं। 3-3, 4-4 क्लास एक ही में चल रही है। मैंने एक स्कूल अपने सुल्तानपुर का प्राथमिक विद्यालय दिखाया था, कागजों में वो विद्यालय चल रहा है, मौके पे बंद है। विद्यालय स्कूल ही चोरी हो जा रहा है। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन पे नाम पे चोरी, बिजली में चोरी, पानी में चोरी, अस्पताल में चोरी, सड़क में चोरी, हाईवे में चोरी, एक्सप्रेसवे में चोरी। तो अब तो पूरा स्कूल चोरी कर ले रहे हैं। पूरा का पूरा स्कूल चोरी हो जा रहा है, कागज में चल रहा है। तो जो लोग स्कूल बंद करते हैं, शिक्षण संस्थानों पे ताले लगाते हैं, तो वो तो जौहर विश्वविद्यालय को गिराने के लिए तैयार बैठे ही हैं। उनको क्या मतलब है विश्वविद्यालय से? भारत का एक भी विश्वविद्यालय, मैं पूरी जानकारी के साथ आपको बता रहा हूं, एक भी विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग में 300 नंबर में भी नहीं है। 300 नंबर, 10, 20, 50, 100 छोड़ दीजिए, 300 नंबर में भी हमारा कोई विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का विश्व रैंकिंग में नहीं है। और आप विश्वविद्यालय तोड़ने जा रहे हैं, जौहर विश्वविद्यालय। तो आप तोड़िए, आपको राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमान करना है, आप तोड़िए विश्वविद्यालय। लेकिन इसका हिसाब देना पड़ेगा कि 1 लाख सरकारी स्कूल किसने बंद किया। जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद करा के नाच रहे थे वाजपेयी। 1,20,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पे बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, स्कूलों के रास्ते बने नहीं है। आप देख रहे हैं, अभी वीडियो आ रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं सड़क पर। लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, हमीरपुर में, बांदा में। कल मैं देख रहा था महोबा में बच्चों को दरोगा लात से मार रहा है। ये हो रहा है योगी जी के राज में। तो शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जौहर विश्वविद्यालय तोड़ेंगे। इनका काम है, यही काम, शिक्षण संस्थानों को गिराना। क्योंकि मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। उनको अंधभक्त बनाना है, अनपढ़ बनाना है इस देश को। और कोई प्रश्न हो आप लोगों को? कांग्रेस ने जो की बैठक थी उसमें वंदे मातरम का 2 ही लाइन गीत गाने की बात हुई। उसके बाद बीजेपी कह रहे हैं कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये लोग देश विरोधी हैं। अरे भैया, आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस और बीजेपी की भूमिका का पता है? बीजेपी के पुरखे, तब तो बीजेपी नहीं थी, पता है आपको? मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, और भाजपाइयों से पूछिएगा। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई।
अंग्रेज गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में चिट्ठी लिखी, जो इनके प्रेरणा पुरुष हैं, यही प्रेरणा स्थल पे उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह चिट्ठी लिखी, ये इनका इतिहास है। और जान लीजिए आगे आप, 26 जनवरी 1930 को उस समय की कांग्रेस ने आह्वान किया कि पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, और 20 जनवरी 1930 को आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार ने अपने स्वयंसेवकों को चिट्ठी लिखी कि 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, हम आरएसएस का झंडा फहराएंगे। आज तक किसी शाखा में तिरंगा झंडा फहराते हुए आपने नहीं देखा होगा, वो आरएसएस का झंडा फहराते हुए। 52 साल तक इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, 52 साल तक। बीजेपी के पुरखे 4 भी ऐसे नहीं, 4 मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं है जो वंदे मातरम लगा के जेल गए हो। इनकी एक पत्रिका आती है ऑर्गेनाइजर, उस पत्रिका का 28 दिसंबर 1949 का अंक मैंने अपने ट्विटर पे डाला है, पढ़ लीजिएगा। 28 दिसंबर 1949 के आरएसएस ऑर्गेनाइजर के अंक में लिखा हुआ है, राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन अधिकारियों की पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। ये लिखा है राष्ट्रगान के बारे में संघियों ने। ये बात करेंगे देशभक्ति की, ये बात करेंगे वंदे मातरम की। 24 जनवरी 1950 तारीख नोट कर लीजिए, भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। इसमें बीजेपी का क्या योगदान है? आप बीजेपी के योगदान पे मुझसे 4 घंटे बहस करना चाहेंगे तो मैं आपको साबित कर सकता हूं कि इन लोगों ने, इनका चरित्र देश विरोधी रहा है, और देश विरोधी घटनाओं में नंबर 1 पे अग्रिम पंक्ति में इनके पुरखे खड़े थे, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ काम किया, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम किया। ये सारी बहस और जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसलिए देशभक्ति की कोई भी बात बीजेपी के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनको पहले सामने आके पूरे देश से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पुरखों ने जो गलती की। राष्ट्रगान को आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट कहा, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात कही, अंग्रेज गवर्नर की दलाली की, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हेडगेवार की चिट्ठी अपने स्वयंसेवकों के लिए है, वो उसकी कॉपी मैंने राज्यसभा में भी दिखाना चाहा था, सभापति जी ने मुझे रोक दिया था, लेकिन मैंने वो चिट्ठी भी डाल दी है, पढ़ लीजिएगा, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा इलाहाबाद में जिस तरह से इलाहाबाद डूबा हुआ पानी में, समय रहते काम हुआ होता तो ऐसी स्थिति ना आती। तो भैया वो डिप्टी सीएम है, काम कौन करेगा? बाबा जी और वो वही मिलके करेंगे। अब बाबा जी या तो उनकी नहीं सुन रहे हैं या वो बाबा जी की नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार है, हम लोग ऐसा सुनते हैं। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं हम डबल इंजन है। योगी जी जहाँ चिल्लाते हैं, बोलते हैं, भाषण देते हैं, वो कहते हैं हम डबल इंजन है। तो मेयरों नहीं कहे तो 3 इंजन जब काम ना करता है, खटारा हो गया तो कहे हम काम कैसे कीते। 3 इंजन लागा है, पंपिंग सेट लागा है, सब लागा है, जब पानी ना निकलता है मस्त तो हम काव करी भैया। 3 इंजन की सरकार है प्रयागराज में। तो इसलिए मोदी जी ने तो कहा था हमारे यूपी के नौजवानों के लिए कि नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से तुमको हम रोजगार दे देंगे। देखिए बच्चे हंस रहे हैं। आप बताइए, कहा था नहीं कहा था? गोबर से रोजगार देने के लिए कहा था 19 के चुनाव में। गौमूत्र खरीदा जाए तो इसलिए अच्छा, उसमें रोजगार दिया है कुछ लोगों को? मुझे नहीं पता। उसमें भी मिलावट करती, भैंस का मूत्र मिला देते।
मिलावटी गौमूत्र बिक रहा है, ये तो घोर अन्याय है भाई। सर, मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक थे पन्नालाल शाह, उन्होंने माता सीता को मौत का सामान बताया। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनके मन में कोई सम्मान नहीं है भगवान श्री राम के लिए, माता सीता के लिए। आप जया देवी कौशल जी हैं, विधायक हैं इनकी पार्टी की, उनका बयान है शीतला माता का मंदिर शायद उन्होंने वहाँ पे काम वाम कराया था, वहाँ अगरबत्ती तक उनको नहीं जलाने दिया। आप सोचिए, क्योंकि वो दलित समाज से आती है। मैं बार बार इनके संगठन के बारे में कहता हूँ कि घृणा से भरे हुए लोग हैं ये लोग, नफरत इनके नस नस में है, भेदभाव पक्षपात ये करते हैं। तो मौत का सामान सीता जी को कहेंगे, इनकी सोच, इनका विचार यही है। आपको याद होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस समय मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह जी, उन्होंने कहा था भगवान श्री राम है मोदी जी और भगवान हनुमान है अमित शाह जी। ये उनका बयान है, सुन लीजिएगा। और गाना बना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तो बीजेपी वालों ने बनाया था। उसमें प्रभु श्री राम की तो इतनी छोटी सी तस्वीर थी और मोदी जी की बड़ी वाली तस्वीर थी। तो कब अपमान नहीं करते हैं लोग, बार बार अपमान करते हैं। धन्यवाद।